Welcome, dear students. A human respiratory system, air passages or airways. What is a human respiratory system? First of all, याद रखिए कि ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए इंसानी बॉडी में ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। यह सिस्टम दैट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज पर्पस, जो सिस्टम इंसान में गैसों के तबादलों के लिए इस्तेमाल होता है उसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। या फिर सम पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी बॉडी पार्ट्स that are involved in human respiration is also called human respiratory system. Human respiratory system को उर्फ़ आम दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, एयर पैसेजवेज, हवाई रास्ते जिनके ज़रिए हवा गुजर कर एक्सचेंज होती है। नंबर टू, द लंग्स, दीज आर एयर रिप्लेसिंग ऑर्गन्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए हवा ने रिप्लेस करना होता है। तो हम आज के लेसन में एयर पैसेज वेज देखेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स, इसमें ऐसे हिस्से शामिल होते हैं थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स, ऐसे हिस्से हैं जिनकी मदद से बैरूनी माहौल की हवा फेफड़ों तक पहुंचती है एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट, और उन्हीं लंग्स में से हवा तबादले के बाद बाहर चली जाती है। लिहाजा एयर पैसेज वे ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए एक्सटर्नल एयर लंग्स तक पहुंचती है, गैसों का तबादला होता है और तबादले के बाद गैस फिर लंग्स से बाहर भी चली जाती है। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, इसके चंद एक हिस्से हैं। नंबर वन, नॉस्ट्रिल्स, नथने, नेजल कैविटी, नाक की कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, हलक, लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, सांस की नाली या विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलाई। तो तकरीबन एयर पैसेज वेज में 10 हिस्से शामिल होते हैं। ये 10 हिस्से मजमूई तौर पर ह्यूमन एयर पैसेज वे बनाते हैं जिनके ज़रिए ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचती है और एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर भी निकल जाती है। तो एंट्री ऑफ गैसेस इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड एग्जिट ऑफ gases out of the body is called एक्सपायरेशन। हवा का बॉडी में दाखिला इंस्पायरेशन, जबकि हवा का बॉडी से अखराज एक्सपायरेशन क्या लाता है। एयर पैसेज के ज़रिए इंस्पायरेशन भी होती है और एक्सपायरेशन भी होती है। नोट्स आ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम टिपिकल डायग्राम दी गई है, अगर आप नोट करें। ह्यूमन नोज दिखलाया गया है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, लॉन्ग ट्रैकियल ट्यूब है, ब्रोंकियाई हैं, दो अदर फिर लंग्स के अंदर दाखिल होकर ये डिवाइड करते हैं और ब्रोंकियोल्स बनते हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड के ऊपर ट्यूब्स हैं, नालियाँ हैं जो डक्ट्स पर मुश्तमिल होती हैं। ब्रोंकियोल के एंड पर किनारों पर पाई जाने वाली नालियों को हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं और जो छोटे छोटे पाउचेस होती हैं, थैलियाँ होती हैं, उन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। जबकि ये नीचे डायाफ्राम भी दिखलाएगी। ये लंग्स के नीचे फ्लोर होता है, शीट होती है, मसल्स की बनी होती है जो इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में मदद करती है। Let's say by parts, what are nostrils? The nasal cavity opens to the outside. Nasal cavity बाहर की तरफ जिन सुराखों की मदद से खुलती है उन्हें हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। नेजल कैविटी, द नोज एनक्लोजेस द नेजल कैविटी, नोज नेजल कैविटी की मदद से बंद होता है। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट्स बाय अ वॉल। नेजल कैविटी एक दीवार की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम होती है, 2 पोर्शंस में तकसीम होती है। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय अ फाइन हेयर। हर पोर्शन में नंबर 1 एक तो बाल होते हैं एंड म्यूकस, दूसरी म्यूकस होती है। इन बालों और म्यूकस का फंक्शन क्या है? विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। जो हवा नेजल कैविटी नोज में अंदर जाएगी, ये म्यूकस और हेयर्स डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करेंगे। द म्यूकस आल्सो मॉइस्चन्स, जो म्यूकस होती है ये हवा को नमी मुहैया करती है, मॉइस्चन करती है एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर, और नोज़ में दाखिल होने वाली हवा को
वार्म अप करती है, गर्म करती है, एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दी बॉडी, और इंसानी जिस्म के टेम्परेचर के बराबर हवा का टेम्परेचर कर देती है। यानी बैरूनी हवा ठंडी होती है, लंग्स में दाखिल, जब नोज़ में दाखिल होती है तो नोज़ के एयर और म्यूकस वगैरह ये एयर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? इतना जितना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है उतना ही हवा का टेम्परेचर होता है, फिर हवा आगे मूव करती है। Now here are is internal nostrils. The nasal cavity opens into the pharynx. तो नेज़ल कैविटी हलक तक जाती है, हलक में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स, दो छोटे छोटे सुराखों की मदद से, जिन्हें इंटरनल नोस्ट्रल्स कहते हैं। सादा अल्फाज में नेज़ल कैविटी के आखिरी सिरे पर दो छोटे सुराख होते हैं। नेज़ल कैविटी के आखिरी सिरे पर पाए जाने वाले दो स्मॉल ओपनिंग्स को हम इंटरनल नोस्ट्रल कहते हैं। इंटरनल नोस्ट्रल ही फेरिंग, इंटरनल नोस्ट्रल के बाद फेरिंग स्टार्ट होता है, हलक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये छोटा मोटा इसमें स्केच भी दिखलाया गया है। अगर आप नोट करें, नोस्ट्रल है, ओरल कैविटी है और फेरिंग्स दिया गया है। तो ये आप देख लें, नेज़ल कैविटी के आखिरी पोर्शन के ऊपर फेरिंग्स यानी वो छोटे मोटे पोर्स हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। नो हियर इज़ एन अदर स्ट्रक्चर आर स्केच, जिसकी मदद से हम कंसेप्ट ले सकते हैं। तो ये हमारे खुले मुंह का कंसेप्ट है, जिसमें सबसे पहले ऊपर एंटीरियर पोर्शन पर टंग रूट दिखलाई गई है कि ज़ुबान जड़ की मदद से जुड़ी हुई है, अटैच है, और उसके साथ ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में ग्लाटस है, ऊपर की तरफ एपिग्लाटस है जो ढक्कन नुमा होता है, जो हवा की एंट्री और एग्जिट को, स्पेशली फूड की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। यानी खुराक को जब हम निगलने लगते हैं, स्वेल करने लगते हैं, खुराक को ग्लाटस में या लंग्स तक पहुंचने से रोक देता है। तो उस ग्लाटस के ऊपर, जैसा कि ये सुराख नज़र आ रहा है, आगे चलकर मज़ीद डिटेल आएगी, तो इस ग्लाटस के ऊपर ये लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, जिसे हम एपिग्लाटस कहते हैं। एपिग्लाटस इस ग्लाटस को बंद कर देता है, तो खुराक फूड पाइप या एसोफेगस में मूव कर जाती है। जबकि ये नीचे की तरफ एसोफेगस भी मेंशन किया क्या है। लेट्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स ऐसा मस्कुलर पैसेज, ये मसल्स का बनी हुई गुजरगाह होती है, रास्ता होता है, एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। और इस फेरिंग्स के ज़रिए विंड पाइप में हवा जाती है, फूड पाइप में खुराक जाती है, लिहाजा यह मुश्तरका सुराख है। इसी मुश्तरका सुराख पर हवा और खुराक दोनों इकट्ठी होती हैं। तो अब असूल ये है कि खुराक के पाइप में सिर्फ खुराक ही जाएगी, हवा के पाइप में सिर्फ हवा ही जाती है। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस एंड द लेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स अमूमन एसोफेगस की ओपनिंग तक फैला होता है और लेरिंग्स की ओपनिंग तक भी फैला होता है। व्हाट इज एसोफेगस? एसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। देन व्हाट इज लेरिंग्स? इट्स अ वॉइस बॉक्स, ये आवाज़ पैदा करने वाला आला होता है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। हलक से, फेरिंग्स से खुराक निकल कर सीधे लेरिंग्स में जाती है। लेरिंग्स इज द बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। लेरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये अमूमन फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसे हम आवाज़ पैदा करने वाला बॉक्स भी कहते हैं। ग्लॉटस, ग्लॉटस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के फर्श पर, फेरिंग्स के निचले हिस्से पर एक छोटी सी तंग सी सुराख होती है जिसे ग्लाटस कहते हैं, विच लीड्स टू लेरिंग्स। यही ग्लाटस जो कि फेरिंग्स के फर्श पे है, निचले हिस्से पर है, ये सुराख सीधी लेरिंग्स तक, वॉइस बॉक्स तक चली जाती है। एपिग्लाटस, ग्लाटस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू। ग्लाटस के ऊपर चौकीदार बैठे होते हैं और वो चौकीदार फ्लैप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं। यानी ग्लाटस के ऊपर अमूमन टिश्यू का एक टुकड़ा होता है जिसे हम एपिग्लाटस कहते हैं। ये एपिग्लाटस कार्टिलेज की बनी होती है। वोकल कार्ड्स, टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स, धागादार पट्टियों के दो जोड़े वोकल कार्ड कहलाते हैं। आर स्ट्रेच्ड अलोंग द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स के साथ साथ फैले होते हैं। द वोकल कार्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू देम, जब वोकल कार्ड में से हवा गुजरती है तो वोकल कार्ड्स वाइब्रेट करते हैं। जिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स, यही वाइब्रेशन साउंड पैदा करती है। Now it's a human respiratory system with another aspect.
स्केच में आप देखें हमें नेजल कैविटी दिखलाएगी, फिर ओरल कैविटी, फिर टोंग दिखलाएगी। टोंग की बैक साइड के ऊपर वो लिड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, कार्टिलेज नज़र आ रही है, जिसे उसने कहा कि इट्स फ्लैप ऑफ टिश्यू, और ये फेरिंग्स के फ्लोर पे होता है, नीचे होता है, लेकिन लेरिंग्स के ऊपर होता है। तो ये देखें ढक्कन नुमा साख्त है और नीचे ग्लाटस की ओपनिंग दिखलाई गई है। और अगर आप थोड़ा और लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो कंप्लीट लेरिंग्स दिखलाया गया है। लेरिंग्स के 3 पोर्शंस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, सुप्राग्लाटस, ग्लाटस और सब ग्लाटस। तो ये लेरिंग्स के ऊपर यानी ग्लॉटस के ऊपर लिड लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटस होती है, जो फूड को हवा की नाली में यानी ट्रैकिया में गिरने से बचा लेती है। तो लेरिंग्स के नीचे डायरेक्टली ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप, हवा की नाली कहते हैं। ये हवा की नाली लंग्स तक हवा को लेके जाती है। दैट्स व्हाई तो ये फ्लैप ऑफ टिश्यू या लिड लाइक स्ट्रक्चर दैट्स मेड बाय कार्टिलेज इज कॉल्ड एपिग्लॉटस। इट लाइज ओवर द ग्लॉटस, जो अमूमन ग्लॉटस के ऊपर पाई जाती है, और इसका मेजर काम खुराक को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकना होता है, सिर्फ हवा को लंग्स तक जाने की इजाज़त देते हैं। नाउ हियर इज अ ट्रैकिया, लेरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रैकिया। लेरिंग्स ट्रैकिया तक फैला होता है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ विंड पाइप। हम ट्रैकिया को हवा की नाली या विंड पाइप भी कहते हैं। इट्स अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है, व्हिच लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस। और ये ट्रैकिया एसोफेगस या फूड पाइप के सामने होता है, साथ साथ होता है। देयर आर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की दीवारों में इंग्लिश के वर्ड लेटर सी से मिलते जुलते प्लेटें होती हैं। द कार्टिलेजेस कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये ट्रैकिया में पाए जाने वाले सी शेप कार्टिलेजेस या सी शक्ल की प्लेटें ट्रैकिया को सिकुड़ने से रोकती हैं, इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। और उस वक्त भी सिकुड़ने से रोकती हैं जब ट्रैकिया में से हवा नहीं गुजर रही होती। लेट्स से ब्रोंकाई ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी। जो ही ट्रैकिया हमारी गर्दन से निकलकर चेस्ट कैविटी, छाती में दाखिल होता है, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रैकिया तो छोटी छोटी ट्यूब्स में तकसीम हो जाता है, हर ट्यूब को ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पॉइंट नोट करें, ट्रैकिया जो ही गर्दन से निकलकर चेस्ट में जाता है, 2 छोटे छोटे ट्यूब्स में तकसीम होता है, हर छोटे ट्यूब को ब्रोंकाई कहेंगे। चूँकि 2 ट्यूब्स बन रही हैं, एक राइट साइड पे जाती है, दूसरी लेफ्ट साइड पे, यानी एक राइट लंग में एंटर हो जाती है जो राइट ब्रोंकाई कहलाएगी, दूसरी लेफ्ट लंग में एंटर होती है जिसे हम लेफ्ट ब्रोंकाई भी कहते हैं। द सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई इज ब्रोंकस। सिंगल वर्ड ब्रोंकस होता है। ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। तो ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज की बनी हुई वॉल्स होती हैं, प्लेटें होती हैं। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड। हर ब्रोंकस अपनी अपनी साइड के लंग में एंटर होती हैं, यानी हर ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर होती है और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में एंटर होती है। एंड देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। जो ही ब्रोंकाई लंग्स में दाखिल होती है, मज़ीद छोटी छोटी शाखों में डिवाइड कर जाती है। नो हियर इज स्केच फॉर ट्रैकिया स्पेशली। अगर आप नोट करें, यहाँ लेरिंग्स दिखलाया गया है, लेरिंग्स के नीचे लंबी ट्यूब दिखलाई गई है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इसे हम विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखलाया गया राइट साइड पर, मेरी बिल्कुल डायग्राम शक्ल के ऊपर ये सी शेप लाइट ब्लू कलर में आपको कार्टिलेज प्लेट नज़र आ रही है। तो यही प्लेटें इस ट्रैकिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। आप नीचे देखें, जो ही ट्रैकिया गर्दन से निकलकर नीचे छाती के इलाके में आता है, ये 2 शाखों में बट जाता है, 2 ब्रांचेस में। हर एक ब्रांच को हमने ब्रोंकाई कहा है। ब्रोंकाई फिर अंदर इंडिगो कलर के अंदर लंग्स मेंशन किए। लंग्स में जो ही दाखिल होती है, मज़ीद डिवाइड करती हैं। जब ब्रोंकाई हर लंग में अपने अपने लंग में दाखिल होकर डिवाइड करती है तो ब्रोंकी ओल्स बनते हैं। लेट्स से ये स्केच
यहाँ पर भी सी शेप कार्टिलेजिनियस मसल्स इन ट्रैकिया को क्लियर कट मेंशन किया गया है। यहाँ भी आप देखेंगे लेरिंक्स का पोर्शन है, ऊपर एपिग्लॉटिस हमें नज़र आ रहा है। ये राइट साइड पर अलग पिंक कलर में भी लेरिंक्स को मेंशन किया गया है जिसमें एपिग्लॉटिस है, वोकल कार्ड्स मेंशन किए गए हैं, नीचे इसमें कार्टिलेज दिखलाए गए हैं, ट्रैकिया के स्केच दिखलाए गए हैं जो कंट्रोल ऑफ एयर में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर सी शेप मसल्स क्लियर कट इस शक्ल में दिखलाए गए हैं। ये पूरे का पूरा ट्रैकिया का स्केच है। लेट्स से ब्रोंकियोल्स, the bronchi continue dividing in the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. ब्रोंकाई लंग्स में दाखिल होकर बार बार डिवाइड करती हैं, हत्ता कि उनसे बहुत ही फाइन छोटे ट्यूब्स बनती हैं। छोटे छोटे ट्यूब को हम ब्रोंकियोल कहते हैं। यानी ब्रोंकाई के डिवीजन से जो ट्यूब्स बनेंगी वो ब्रोंकियोल्स होती हैं। टू बी नोटेड, ब्रोंकियोल्स का या ब्रोंकियोल ट्यूब्स का डायामीटर लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। ये डायामीटर के लिहाज से 1 मिलीमीटर से कम होती हैं जी। Alveolar duct, the bronchioles progressively lose the cartilage। जो ये मज़ीद डिवाइड करती हैं तो ब्रोंकियोल्स के अंदर सी शेप कार्टिलेजस प्लेटें ख़त्म हो जाती हैं एंड दे बिकम नैरोअर, और वो उनकी दीवारें मज़ीद करीब आ जाती हैं, तंग हो जाती हैं। द ब्रोंकियोल एंड एज फाइन ट्यूब्यूल, तो ब्रोंकियोल किनारों के ऊपर छोटी छोटी ट्यूब होती हैं। एज दे आर कॉल्ड द एल्वियोलर डक्ट्स, उन छोटी छोटी ट्यूब्स को, नालियों को हम एल्वियोलर डक्ट कहेंगे। ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। हर एल्वियोलर डक्ट छोटी छोटी थैलियों के गुच्छों पर ख़त्म होती हैं, या हर एल्वियोलर डक्ट के आखिरी सिरे पर छोटी छोटी थैलियों के गुच्छे होते हैं। हर एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस को हम एल्वियोलाई या हर एक थैली को एल्वियोलाई कहेंगे। एल्वियोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। तो रेस्पिरेटरी सरफेस इंसानों के अंदर क्या लाती है? रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके ज़रिए गैसों का तबादला होता है। यानी एल्वियोलाई ऐसी सतह है जिस पर से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है जी। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। हर एल्वियोलाई एक थैलीनुमा साख्त होती है, लाइड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो हर एल्वियोलाई अमूमन सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेलों से बनी होती है। एपिथेलियल सेलों की सिंगल तह पर मुश्तमिल होती है। इट इज़ फाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अमूमन एल्वियोलाई के बाहर ब्लड कैपिलरी का जाल होता है, यानी एल्वियोलाई बाहर से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से बाउंड करती है। तो यहाँ पर यह स्केच दिखलाया गया ब्रोंकियोल है। ब्रोंकियोल के आखिरी किनारों के ऊपर अगर आप गौर करें आपको बहुत सारी थैलियों का एक गुच्छा नज़र आए जिसे एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलर सैक कहेंगे। अब एल्वियोलर सैक के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ हैं, हर एक छोटी थैली को हम एल्वियोलाई कहते हैं। निचली डायग्राम आप नोट करें तो ये ब्लू कलर की, हर एक थैली के ऊपर ब्लू कलर की ब्लड कैपिलरीज हैं, जबकि साथ चंद एक थैलियों के ऊपर रेड कलर की हैं। जो रेड कलर की ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लू कलर की ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेट्स से ये एक और स्केच है। यहाँ पर भी एल्वियोलाई के बाहर आपको रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रहा है। ब्लड कैपिलरीज का अच्छा सा नेटवर्क नज़र आ रहा है जिसमें ब्लड अपनी गैसेस को एक्सचेंज करता नज़र आता है। जबकि यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक और स्केच में भी दिखलाई गई हैं। आप यहाँ देखें कि वेंटिलेशन यानी बाहर से अंदर गैस आ रही है जो कि रिच विद ऑक्सीजन है, और इस एल्वियोलाई थैली के बाहर आपको ब्लड कैपिलरी का जाल नज़र आ रहा है। ब्लड कैपिलरी में रेड कलर के रेड ब्लड सेल्स मेंशन किए गए हैं। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो फेफड़े इस एल्वियोलाई में आने वाली हवा से ऑक्सीजन को इंजेक्ट कर लेती है। अगर आप ऊपर देखें तो उसमें येलो कलर के एरो मेंशन किए जा रहे हैं। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है। डिफ्यूजन ऑक्सीजन स्टैंड्स फॉर कि हवा की ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेलों पे चली जाती है। रेड ब्लड सेल पर सारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि आप नीचे देखें यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज को मेंशन किया गया है कि रेड ब्लड सेलों से एरो हेड एल्वियोलाई की तरफ हैं, बाहर की तरफ हैं।
तो गोया यहाँ पर रेड ब्लड सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देती हैं। तभी मेंशन किया गया है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब एल्विलाई भर जाती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड एयर पैसेज के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज कर दी जाती है, जिसे एक्सपायरेशन कहते हैं। नाउ फॉरवर्ड स्टैंड द ब्लड सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लंग। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पल्मोनरी आर्टरी जो लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट में दाखिल होती है एंड ब्रांचेस इनटू आर्ट्रियोल्स, और हार्ट के अंदर छोटे छोटे आर्ट्रियोल बनाती है, देन इनटू कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज बनाती है विच सराउंड द एल्वियोलाई। यही फेफड़ों के अंदर आकर उर्फ़े आम में एल्वियोलाई को सराउंड करती हैं। यानी हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लंग्स तक आती है और हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देती है, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरीज में बदलती है, तो कैपिलरीज के इर्द गिर्द ब्लड वेसल का जाल होता है, कैपिलरीज का जाल होता है। These then join together to form venules, फिर ये ब्लड कैपिलरीज आपस में मिलकर वेन्यूल बनाते हैं, विच फॉर्म वेन, फिर वेन्यूल के आपस में मिलने से वेन्स बनती हैं। पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, तो पल्मोनरी वेन हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। यानी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में आता है, फेफड़े एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ऑक्सीजन फेफड़े ब्लड को दे देते हैं, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड रख लेते हैं, तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट तक पहुंच जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैन चैनल्स। अल्लाह।